A very good morning to all of you. Today we are going to study meaning and characteristics of business and concept of business, profession and employment from Unit 1 Nature and Purpose of Business. I am your resource person Anuradha Bose, lecturer commerce RPVV Yamuna Vihar, and I am being facilitated by Mr. Arun Kumar Sethi, Mr. Puneet Gola, Mr. Mukesh Sharma, Mr. S.D. Fulara, Mr. Mahesh Jain, Ms. Josna Davar, Ms. Asha Seth, Ms. Jyoti Kaushik Manan, and all members of our accountancy team. Here is an acknowledgement that we have taken the content from NCERT and other publishers and also from Google. And here is a disclaimer that all references are used for educational and purely non-commercial purpose. If any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. Here are some guidelines for better learning and understanding. अगर आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा. So first instruction is that you should be ready with your notebook and pen. Keep your textbook open for better understanding. Make notes of important points and use the chat box of YouTube for your doubts and also for giving responses for the questions which are asked. To win and to lose depends upon you. If you agree to lose, then you lose. And if you are determined to win, then you will win. This is the thought of the day. जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है. हार मान ली तो हार गए और ठान लिया कि जीतना है तो समझो जीत गए. So we will start with recapitulation. प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है. हम ह्यूमन एक्टिविटीज को, मानवीय क्रियाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनार्थिक क्रियाएं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैट्रियोटिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, पेरेंटल या अभिभावकीय एक्टिविटीज हो सकती हैं, या रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकती हैं. तो अब हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर है. तो इसके लिए हमारे कुछ बेसिस हैं. सबसे पहला आधार है मीनिंग. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. यानी कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा. अनार्थिक क्रियाएं प्यारवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती हैं. दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस है कि इन्हें करने का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है. So economic activities are undertaken to earn money and to create wealth. ये गतिविधियां धन कमाने और संपत्ति का सृजन करने के लिए की जाती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको करने का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का होता है. These activities are undertaken to satisfy social, psychological and emotional needs. अब हम देख लेते हैं एक एक उदाहरण. तो आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है? ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री. एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में किया गया काम, क्योंकि उसके बदले में उसे वेजेस मिलती हैं. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का उदाहरण हो सकता है कि ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन बनाए जाना, क्योंकि वो ये काम अपने परिवार के प्रति स्नेह के लिए ही कर रही है. नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है हमारा आउटकम या परिणाम. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने पर हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने पर हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का रिजल्ट हो सकता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और खपत। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का उद्देश्य होता है मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार, इनके बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के प्रकार होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि अभी पहले भी बताया है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी रिलीजियस, पेरेंटल और पैट्रियोटिक। अब टाइम है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया है? प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट, सेलिंग बुक्स एट ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स एट एन एम्प्लॉयर्स हाउस, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली। यानी बाजार में बिक्री के लिए स्कूल बैग का उत्पादन करना, व्यस्त ट्रैफिक चौराहे पर किताबें बेचना, एक नियोक्ता के घर पर घर के काम करना, या घर में परिवार के लिए खाना बनाना। तो मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर्स का इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आंसर क्विकली। वेरी गुड, लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। प्रवीण मित्तल, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली, घर में परिवार के लिए खाना बनाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य आपको बताना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन। अनार्थिक क्रियाएं मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती हैं। ये सत्य है या असत्य है? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का तो जरूर सभी स्टूडेंट्स सही से जवाब देंगे। आने लग गए हैं आंसर्स। काजल, गीतिका, नवीन, संजय। तो इसका सही आंसर है ट्रू, ये सत्य है। अब हम बिजनेस के कंसेप्ट को यानी व्यवसाय की अवधारणा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ड बिजनेस है, ये कौन से शब्द से आया है? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। व्यस्त रहने से, ये इस व्यस्त रहने इस शब्द से व्यवसाय की उत्पत्ति हुई है। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। पर हम तो हैं बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट, तो हमें इसका मीनिंग स्पेसिफिक सेंस में पता होना चाहिए। सो हाउएवर इन ए स्पेसिफिक सेंस, business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। यानी कि बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग नियमित रूप से, रेगुलरली, एक ऐसी क्रिया में एंगेज रहते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अलग कलर में हाईलाइट किया गया है। द एक्टिविटी में कंसिस्ट, अब बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी आ सकती है? इट में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people। यानी कि व्यवसाय में ये क्रियाएं हो सकती हैं, प्रोडक्शन करना यानी कि उत्पादन करना, या गुड्स को खरीदना बेचने के उद्देश्य से, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना यानी कि उत्पादों का विनिमय करना, और सर्विसेज सेवाओं का की सप्लाई करना, आपूर्ति करना। और किस लिए? दूसरे लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला फीचर क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। Why it is considered as an economic activity? Because it is undertaken with the object of earning profit।
क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर सेंटिमेंटल रीजंस, ना कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी या किसी और सेंटिमेंटल रीजन की वजह से, भावुकता के कारण। अब देखते हैं दूसरा फीचर क्या है। दूसरा फीचर है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज दूसरे लोगों को कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोवाइड करता है, तो या तो वो उन गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं या किसी और से प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं। इसीलिए सारे बिजनेस एंटरप्राइज इधर वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, या वो किसी और से अक्वायर कर रहे हैं। So before goods are offered to people for consumption, they must either be produced or procured by business enterprises. Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquires them from producers. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर से, छोटे निर्माताओं से सामान खरीदते हैं और एक ही छत के नीचे बेच देते हैं। अब तीसरा फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज की बिक्री होना, विक्रय होना या विनिमय होना आवश्यक है। इफ द गुड्स आर परचेज आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि अगर वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, तो हम उसे व्यवसायिक क्रिया नहीं कह सकते, बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। उसके लिए सेल होना या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना आवश्यक है, जरूरी है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। अपने परिवार के लिए घर में भोजन बनाना बिजनेस नहीं कहलाएगा, पर अगर हम एक रेस्टोरेंट में खाना बनाकर दूसरे लोगों को बेचते हैं तो हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी कि नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होना। वन टाइम ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, यानी कि एक बार का क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इफ ए पर्सन सेल्स हिज और हर डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट ए प्रॉफिट, अगर कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो सेट प्रॉफिट पर भी बेचता है पर एक बार ही बेच रहा है, तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे। पर अगर वही व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से रेडियो सेट्स बेचता है, चाहे अपने घर से ही हो या किसी दुकान से हो, तब हम उसे बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट फीचर क्या है बिजनेस का? दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। ये तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? बिकॉज नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। That is why businessmen make all possible efforts to maximize profits by increasing the volume of sales or by reducing cost. यानी कि बिना लाभ कमाए तो कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, सारे पॉसिबल एफर्ट्स करते हैं लाभ को बढ़ाने के लिए। और किस तरह से बढ़ा सकते हैं? या तो अपनी सेल्स को वो बढ़ा देते हैं या अपने सामान की कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए फर्नीचर डीलर बाइज ऑफिस चेयर्स एट ₹500 ईच एंड सेल्स देम फॉर ₹650 ईच। एक फर्नीचर डीलर ऑफिस में यूज करने वाली होने वाली चेयर्स को 500 रुपए में खरीदता है और उन्हें 650 रुपए में बेचता है। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 150 रुपए का। अब ये 150 रुपए वो कहाँ यूज कर सकते हैं? वो 150 रुपए वो अपने भविष्य की ग्रोथ के लिए, भविष्य के विकास के लिए यूज कर सकते हैं, या बिजनेस के में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
प्रतिफल की अनिश्चितता। अब देखो, बिजनेस जो किया जाता है वो किसी उद्देश्य से किया जाता है कि हमें एक रिवार्ड मिले। क्या रिवार्ड मिले? प्रॉफिट मिले। पर क्या ये जरूरी है कि हर बार प्रॉफिट हो? बिजनेस में जब कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, मनी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। पर ये निश्चित नहीं है कि हर बार उन्हें प्रॉफिट ही होगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही प्रॉफिट होगा। कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। So uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। यानी कि ये पता ना होना कि आने वाले समय में कितने अमाउंट का प्रॉफिट बिजनेस को हो सकता है, प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो कई बिजनेस पर्सन को अचानक से नुकसान भी हो गया। अब हम देख लेते हैं लास्ट फीचर, जो कि इसी पिछले वाले 6 फीचर से ही रिलेटेड है। रिस्क फैक्टर बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। सो लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। यानी कि एक जोखिम हमेशा बिजनेस के साथ रहता है कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ लॉस हो जाए। अब ये लॉस क्यों हो सकता है? इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स। यानी अनफेवरेबल, प्रतिकूल या अवांछित घटनाओं की वजह से लॉस हो सकता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द रिस्क आर रिलेटेड विद सर्टेन फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट हो जाए तो भी रिस्क होगा। चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट इन द वर्क प्लेस, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट या नेचुरल कैलामिटीज। यानी अचानक से अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, जैसे फ्लड्स आ गए या अर्थक्वेक आ गया, तो नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। कोई भी बिजनेस जोखिमों से अछूता नहीं रहता। अब टाइम है आपकी लर्निंग को टेस्ट करने का। तो इसके लिए एक है ट्रू फॉल्स। Sale of one's ancestral house will not fit into the description of a business। यानी कि अगर कोई अपना पैतृक घर बेचता है तो क्या वो व्यवसाय कहलाएगा? तो किसी के पैतृक घर की बिक्री किसी व्यवसाय के विवरण में फिट नहीं होगी। आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Sale of one's ancestral house will not fit into the description of a business। किसी के पैतृक घर की बिक्री किसी व्यवसाय के विवरण में फिट नहीं होगी। तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। शुभम, संतोष, आरती। तो इसका आंसर है ट्रू। ये सत्य है, क्योंकि अपना एंसेस्ट्रल हाउस एक ही बार बेचेंगे तो वो बार बार की हुई एक्टिविटी नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बिजनेस एक्टिविटी मे बी विदाउट ए प्रॉफिट मोटिव। एक व्यवसायिक गतिविधि बिना किसी लाभ के उद्देश्य से हो सकती है। क्या ये सत्य है या सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। A business activity may be without profit motive। वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं। मनीष, तनु, स्वर्णलता, राजू, निकिता, मनीष, कनक, शिखा शर्मा।
तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट मोटिव जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक क्रिया नहीं है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए हाउस बाय ए प्रॉपर्टी डीलर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार बाय ए कार डीलर, सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय ए न्यू हाउस बाय मोहित, नन ऑफ द अबव। एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा मकान खरीदना और बेचना, एक कार डीलर द्वारा कार खरीदना और बेचना, मोहित द्वारा नया मकान खरीदने के लिए पुराना मकान बेचना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रही हूँ। सलीम अहमद, कविता, विनोद सब अपने आंसर्स दे रहे हैं, सानिया रावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय ए न्यू हाउस बाय मोहित। मोहित द्वारा नया मकान खरीदने के लिए पुराना मकान बेचना। ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति, विनिमय या बिक्री, जोखिम का तत्व, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है? आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। राजकुमार, कुसुम, एंजॉय लाइफ, फरजान खान, हर्ष गोयल। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट, ये सभी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोफेशन या पेशा क्या होता है। तो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। यानी कि प्रोफेशन वो एक्टिविटी होती है जिनके लिए कोई विशेष ज्ञान और दक्षता चाहिए होती है उस काम को करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, लॉयर्स हैं, उन्हें डॉक्टर्स को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल ज्ञान की जरूरत होती है, जिसके लिए वो एमबीबीएस भी करते हैं। ऐसे ही लॉयर्स को एलएलबी करना जरूरी होता है। और जो ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं, सच एक्टिविटीज आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज। यानी कि कुछ पेशेवर संस्थाएं होती हैं जो इन प्रोफेशनल्स के लिए, यानी जो लोग भी ये प्रोफेशंस फॉलो करते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। उन नियमों का पालन करना पड़ता है और ऐसी संस्थाओं की मेंबरशिप भी, सदस्यता भी लेनी पड़ती है। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जो भी व्यक्ति प्रोफेशंस में एंगेज होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डॉक्टर्स आर एंगेज्ड इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द कंसर्न्ड प्रोफेशनल बॉडी। जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में है और उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह लॉयर्स को, वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं।
और आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो कई लोग बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्रोफेशन के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो एम्प्लॉयमेंट को हम डिफाइन करते हैं एज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, यानी कि जहां पर लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। Those who are employed by others are known as employees। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कर्मचारी कहा जाता है। जैसे people who work in factories and receive wages and salaries are in the employment of factory owners। जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं और बदले में वेतन अथवा मजदूरी पाते हैं तथा कारखाने के मालिकों की नौकरी में लगे होते हैं, उन्हें हम कारखानों के कर्मचारी कहते हैं। इसी तरह से people who work in the offices of banks, insurance companies or government department as managers or assistants or clerks, peons or security guards are the employees of these organizations। यानी कि जो व्यक्ति बैंक में काम कर रहे हैं या किसी बीमा कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, मैनेजर हो या चौकीदार हो उस बैंक के, तो उन्हें हम उस संस्था के, जिस संस्था में वो कार्यरत है, वहां के कर्मचारी कहते हैं। अब हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेते हैं। तो अगेन दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। द एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और नन ऑफ द अबव। यानी जो क्रिया जिसमें लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय, रोजगार, पेशा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर्स दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आंसर्स आने भी शुरू हो गए हैं। अमन, लक्षिता, रिंकू बर्मन, सुफिया खान, विक्की त्यागी, रामचंद्र गुप्ता, सुमित, अभिषेक। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं कि हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में की तुलना कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो अगेन कंपैरिजन के लिए भी हमारे कुछ बेसिस होते हैं। तो फर्स्ट बेसिस या आधार क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इनकी स्थापना कैसे होती है। तो बिजनेस की स्थापना कैसे होगी? इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होंगी। जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, बिजनेस शुरू हो जाता है। प्रोफेशन कैसे शुरू कर सकते हैं? हमें पहले उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो करने के बाद इट इज नेसेसरी टू टेक द मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र। और रोजगार कैसे शुरू होगा? अपॉइंटमेंट लेटर जैसे ही मिलेगा और सर्विस एग्रीमेंट से। सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ वर्क, यानी कि तीनों में कार्य की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार का कार्य होता है। तो बिजनेस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देयर इज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, दूसरे लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल क्या करते हैं? तो प्रोफेशनल में किस तरह की एक्टिविटी होती है? दे रेंडर पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज। जैसे जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो विशेष सेवाएं देते हैं। जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है, ऐसे ही लॉयर्स भी विशेष सेवा देते हैं। रोजगार में जो काम किया जाता है
वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? एज पर सर्विस कंडक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। तीसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस है कितनी योग्यता चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, जबकि प्रोफेशन के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज होना और ट्रेनिंग होना, दक्षता और योग्यता होना और प्रशिक्षण होना आवश्यक होता है। एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए वो एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता प्रिस्क्राइब कर देता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिवार्ड और रिटर्न, यानी कि इनमें प्रतिफल क्या मिलता है। तो बिजनेस का रिवार्ड होता है प्रॉफिट अर्न्ड, प्रोफेशन का रिवार्ड होता है प्रोफेशनल फी, जो हम डॉक्टर्स को अपना इलाज करने के बाद रुपए देते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉक्टर की फीस, प्रोफेशनल फी। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में रिवार्ड होता है सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा पूंजी निवेश जो है वो कहाँ होता है और कैसे होता है ये देखेंगे। तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। जबकि प्रोफेशन में बिजनेस के कंपैरिजन में लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई अपना कैपिटल नहीं चाहिए होता, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब जोखिम किस में होता है, रिस्क के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बिजनेस में बिकॉज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। जबकि प्रोफेशन में ज्यादातर फीस जो है वो जनरली रेगुलर होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर और फिक्स्ड पे मिलती है, तो नो और लिटिल रिस्क, थोड़ा रिस्क इस चीज का भी रहता है कि कहीं जॉब चली ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हित हस्तांतरण। तो क्या बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में हित हस्तांतरण हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? तो बिजनेस में ट्रांसफर पॉसिबल है विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेसमैन अगर चाहे तो अपना बिजनेस किसी दूसरे को दे सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग सब लीगल फॉर्मेलिटीज। पर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी और को तो आराम नहीं दे सकता है। ऐसे ही कोई एम्प्लॉय जो है अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसी और को थोड़ी दे देगा। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है। तो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, जबकि प्रोफेशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को जो कि प्रोफेशनल बॉडीज बनाती है उन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। एम्प्लॉयमेंट में जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, यानी कि जो कर्मचारी है उनका व्यवहार कैसा होगा, ये कौन निर्धारित करता है? दीज आर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर्स। एक नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों को का ही पालन करना पड़ता है। अब टाइम है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का, यानी कि आपको जल्दी से जवाब देने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ द अबव। आर्थिक क्रिया जो किसी न्यूनतम योग्यता के बिना भी की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय, पेशा, रोजगार या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसके आंसर्स भी आने लग गए हैं। ऋतु दास, स्वाति नेगी, रूपन, बजरंग तायल, टेक्निकल ऑनलाइन सुमित, सुष्मिता, करण। तो इसका सही आंसर है बिजनेस, ऑप्शन ए व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, हित का हस्तांतरण उपस्थित होता है, इनमें से किसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? हो सकता है प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ द अबव। पेशे में, व्यवसाय में, रोजगार में या उपरोक्त किसी में भी नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
जल्दी से आप आंसर्स दीजिए। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। अभी गुप्ता बिजनेस, प्रकाश सैनी बिजनेस, समृद्धि, पूनम, मीनू, गौरव, वंदना, पूजा, मधु, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर है बिजनेस। बिजनेस में देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक related to employment? Production of goods and services, presence of risk, sale or exchange of goods and services, salary or wages. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रोजगार से संबंधित है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जोखिम की उपस्थिति, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, वेतन या पारिश्रमिक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका भी जल्दी से आंसर दे देंगे। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। अमन, सबार, कशिश, नागेंद्र, प्रियंका, अंकित, मुस्कान, ईशु, उमेश, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सैलरी और वेजेस, इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आर्थिक क्रिया जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ द अबव। व्यवसाय, पेशा, रोजगार या उपरोक्त सभी। तो किसमें हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ये अभी अभी हमने अच्छी तरह पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि सब इसका करेक्ट आंसर देंगे और आंसर्स आने शुरू भी हो गए हैं। सपना, शिवा, गायत्री, रिंकू, सीमा, राजू, साक्षी, मलिक, आयुषी, रिया, दीपा, नितेश, किरण, रोजी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेशन यानी पेशा। तो किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। और स्टूडेंट्स आपके लिए जो ये नेक्स्ट है, ये एक माइंड मैप है। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आप इसको भी अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी आज का जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज करने के लिए। और ये है आपकी होम असाइनमेंट। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में भी इसके पीडीएफ लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। और ये होम असाइनमेंट्स करके आपको स्कूल में अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास सबमिट करवानी है। अगर कोई डाउट है तो उनसे क्लियर करने हैं। और ये होम असाइनमेंट करने से आपका ही अच्छा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। अब टाइम है पिछले क्लास के जो ऑनलाइन टेस्ट थे उनके रिजल्ट्स को जानने का। So the class was on 15 September 2020 and resource person was Mrs. Asha Seth from RPVV Shalimar Bagh. So we received a total number of responses which are 3,842. 386 students scored 10 out of 10 and 414 students scored 9 out of 10. 396 students got 8 out of 10. तो अब ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले फास्टेस्ट आंसर दिया और 10 में से 10 नंबर भी पाए। तो कौन है वो? वंशिका फ्रॉम C1 यमुना विहार, साक्षी SKV रूपनगर, जस किरण कौर SKV गुलाबी बाग, किरण जोत कौर SKV नंबर 2 कालकाजी, तान्या श्री फ्रॉम GG SSS सरस्वती विहार, वंशिका फ्रॉम सर्वोदय कन्या विद्यालय, नितिन SKV अशोक विहार, वर्षा अंजलि नेगी फ्रॉम GG SSS बिंदापुर, आयुष सिंह काराकोटी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर।
ये आपके PDF फाइल, असाइनमेंट और गूगल क्विज के लिंक्स हैं। और लास्ट में मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल टीम मेंबर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। Thanks to the technical team and Directorate of Education for providing this wonderful opportunity. Thank you very much. असाइनमेंट के लिंक और PPT के लिंक्स और जो आज की गूगल क्विज है उसके लिंक्स भी चैट बॉक्स में सब टीचर्स शेयर कर देंगे और आपको क्विज और असाइनमेंट्स सबमिट करनी है। तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे चैट बॉक्स में कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट बेटा होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करनी होती हैं। तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। और वेजेस के बारे में भी बच्चों जानेंगे। आपका कंफ्यूजन आ रहा था यूट्यूब चैट बॉक्स पर। सैलरी ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दी जाती है, जबकि वेजेस जो होती है वो लेबर क्लास को दी जाती है, जिसे मजदूरी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन ले लेंगे अनुराधा मैम। हाँ जी मैम। जैसे आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी प्रोफेशनल बॉडीज हैं। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के बारे में भी मैडम कुछ बता दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इस उद्देश्य से ये सोचकर किया जाता है कि हमें प्रॉफिट होगा। पर बिजनेस में ये निश्चित नहीं होता, सर्टेन नहीं होता है कि कितने अमाउंट का प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट होगा भी या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे अनफेवरेबल इवेंट्स भी हो सकते हैं कि लॉसेस हो जाएं। तो इसको हम कहते हैं कि रिटर्न से जुड़ी हुई अनिश्चितता है। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान अचानक से जब लॉकडाउन हुआ तो कई बिजनेस जो पहले बहुत अच्छे चल रहे थे उन्हें बहुत लॉस भी सहना पड़ा। तो दिस इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पर लोग निश्चित ना हो कि उन्हें कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा एक गिवन पीरियड में या प्रॉफिट होगा भी या नहीं, कहीं लॉस ना हो जाए। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। बच्चे पूछ रहे हैं ट्रेड सेंटर क्या होता है, हमें वो भी बताइए। आपने बताया तो ट्रेड और बिजनेस का डिफरेंस भी बच्चे पूछ रहे हैं। ट्रेड का मतलब ट्रेड में हम कंसर्न्ड होते हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज से जहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, बिजनेस जो है इट इज अ ब्रॉडर। बिजनेस में हम चीजें खरीद के दूसरे को बेच रहे हैं और ट्रेड में हम बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बताया मैम आपने, लेकिन ट्रेड और बिजनेस का डिफरेंस बच्चे जानना चाह रहे हैं। ट्रेड और बिजनेस का डिफरेंस बच्चों आप जानना चाह रहे हैं। तो ट्रेड जो होता है उसमें एक्सचेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जैसा कि आपको टीचर्स यूट्यूब पर भी बता रहे हैं। और एक जो बिजनेस होता है, बिजनेस एक वाइडर टर्म है जिसमें ट्रेड उसका एक पार्ट होता है। तो मैम कंटिन्यू करिए प्लीज आप अपना एक्सप्लेनेशन।
मैम यही एक्सप्लेनेशन कर दिया था, और कोई क्वेश्चन हो तो। वही बच्चों की क्वेरीज हम चैट बॉक्स से ले रहे हैं। ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस बच्चे पूछ रहे हैं मैम। ऐसे ही मैम कॉमर्स जो है वो वाइडर टर्म होती है। अरे आज ये सारी कॉमर्स में हम बिजनेस और ट्रेड दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं। एक चार्ट बच्चों होता है, जब आप ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने उनका डिवीजन किया। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड करते हैं तो उन्हें बिजनेस, ट्रेड और जो है बिजनेस और ट्रेड में बांटा जाता है। बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री का पार्ट होता है बेटा, जिसमें हम प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स का काम करते हैं। जबकि जो ट्रेड है उसमें सिर्फ एक्सचेंज का काम किया जाता है। ट्रेड के अंदर सब डिवीजन करें हम तो दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड कहते हैं। तो बेटा क्या होता है कि एड्स ट्रेड जो होता है इसमें सिर्फ सब चीजों को, सामान को, सर्विसेज को एक दूसरे के साथ पैसे के लिए एक्सचेंज करते हैं। जबकि एड्स टू ट्रेड जो होती हैं वो सारी सभी सर्विसेज जो कि ट्रेड को करने में, व्यापार को सही रूप से चलाने में हमें मदद करती हैं, वो होती हैं। कॉमर्स जो है बेटा एक वाइडर टर्म है ट्रेड से, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेड अपने आप आ जाता है। वाणिज्य के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड दोनों ही सम्मिलित होती हैं। तो और भी कोई डाउट्स है मैम तो हम ले सकते हैं। क्विज के लिंक और पीडीएफ फाइल्स हमने जो है वो सब अपने यूट्यूब के लिंक्स पर शेयर कर दी गई हैं। तो मैम अनुराधा मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। तो आज जो हमने पढ़ा था उसका कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है, एम्प्लॉयमेंट में लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उस दूसरे लोग उन्हें अपॉइंट करते हैं और उसके बदले में उन्हें रेगुलर वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। जबकि प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है और उस प्रोफेशन को हम लोग खुद ही कर सकते हैं, जिसके बदले में हमें फीस मिलती है। अब एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है तो चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, ही विल बी कंसीडर्ड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहे हैं तो ये होगा उनका प्रोफेशन। और बिजनेस में हमारा एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को, और हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। और इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बिजनेस और कॉमर्स जो होते हैं वर्ड्स, वो ट्रेड के कंपैरिजन में दे आर वाइडर टर्म्स। तो हुंडी आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी। हुंडी जैसे आज के टाइम में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, हुंडी जो है पहले टाइम में, बहुत साल पहले हुंडीज यूज की जाती थी जब कोई क्रेडिट सेल की जाती थी। तो अगर पैसा बाद में देना तो उसका एक प्रूफ होता था। एक हुंडी एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है जिसमें लिखा होता था कि इतने महीने बाद इतनी पेमेंट की जाएगी। Thank you, Anuradha ma'am. It was a wonderful session, and thank you all the students, all team members of business studies and accountancy and technical team and DOE ultimately. Thank you so much. Thank you, Jyoti ma'am and Josna madam for being co-panelist, and Arun Kumar Sethi sir. Thank you all the students.